जिस तरह कि हमने डिफाइन किया कि एटीट्यूड्स ये किसी भी चीज़ के बारे में हमारा एक फेवरेबल या अनफेवरेबल एवेल्यूएशन होता है, ठीक है। और हमने कहा कि इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट्स, और ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। इस तरह हमने डिस्कस किया कि कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी कि दो एटीट्यूड्स आपस में इनकम्पैटिबल होना, या दो एटीट्यूड्स या बिहेवियर और एटीट्यूड का आपस में इनकम्पैटिबल होना, ये कहलाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। और लोगों की कोशिश होती है कि वो कॉग्निटिव डिसोनेंस को रिड्यूस करें क्योंकि वो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। तो यहाँ पे ये भी एक सवाल उठता है कि क्या एटीट्यूड्स कंसिस्टेंट हैं, क्या एटीट्यूड्स चेंज हो सकते हैं? तो रिसर्च से ये साबित हुआ कि ओवर द टाइम एटीट्यूड्स चेंज हो जाते हैं। एटीट्यूड्स पर्सनैलिटी की तरह फिक्स नहीं होते, लेकिन इमोशंस की तरह इंस्टेंटेनियस भी नहीं होते। इनको चेंज होने में थोड़ा सा टाइम चाहिए। यू कैन से कि ये नहीं होता है कि एकदम से आपका एटीट्यूड चेंज हो जाए। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एटीट्यूड इज अ ट्रांजिएंट स्टेट, लेकिन फिर भी जनरली एटीट्यूड चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है या कुछ एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स के दरमियान अगर हमने कॉजेशन देखनी है कि बिहेवियर्स एटीट्यूड्स की वजह से होते हैं, तो कुछ वेरिएबल्स हैं जो मॉडरेटर के तौर पे काम करते हैं, जिनकी वजह से ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग या वीक हो जाता है। तो वो वेरिएबल्स क्या थे? इम्पोर्टेंस, स्पेसिफिटी, एक्सेसिबिलिटी, सोशल प्रेशर एंड एक्सपीरियंस। इसी तरह अगर हम देखें कि बिहेवियर से एटीट्यूड प्रिडिक्ट हो सकते हैं, क्या हम ये देख सकते हैं कि बिहेवियर की वजह से एटीट्यूड्स पर कोई इफेक्ट है? बिल्कुल हो सकता है। रिसर्च से साबित हुआ कि आप जिस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं या जिस तरह के आप एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ अर्से बाद आपका एटीट्यूड भी वैसा हो जाए। यानी कि आप अगर कोई एक ट्रेनिंग करते हैं, उस ट्रेनिंग में आपको कोई चीज़ सिखाई जाती है, जैसे डिसिप्लिन सिखाया जाता है, तो कुछ अरसे में आप डिसिप्लिन की तरफ, एक डिसिप्लिन लाइफ की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। तो इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप कि एटीट्यूड से बिहेवियर्स प्रिडिक्ट हो सकते हैं, तो बिहेवियर से भी एटीट्यूड चेंज हो सकते हैं। अब चूंकि हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो हम यहाँ पे वैसे तो थाउजेंड्स ऑफ एटीट्यूड्स होते हैं। एक छोटी सी चीज़ के बारे में भी हमारा कोई एवेल्युएटिव स्टांस जो है, एवेल्युएटिव जजमेंट जो है, वो हमारा एटीट्यूड है। लेकिन हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं जो जॉब एटीट्यूड्स हैं उनमें। वो कौन कौन से जॉब एटीट्यूड्स हैं? लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद जॉब सेटिस्फैक्शन। आल्दो जॉब सेटिस्फैक्शन को हम डिटेल में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन होता क्या है कि अपनी जो आप जॉब कर रहे हैं उसके बारे में एक पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग। अच्छा, अगर सेटिस्फैक्शन है तो पॉजिटिव फीलिंग, अगर डिससेटिस्फैक्शन है तो नेगेटिव फीलिंग। जॉब सेटिस्फैक्शन की इम्पोर्टेंस की वजह से लेटर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन और हम जॉब एटीट्यूड्स देखते हैं। एक और जॉब एटीट्यूड होता है जॉब इन्वॉल्वमेंट। आल्दो ये जॉब सेटिस्फैक्शन से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें हम स्पेसिफिकली जो हम काम कर रहे हैं उसकी तरफ हमारी क्या फीलिंग्स और बिलीव्स हैं। अच्छा, अब उसको हम अटैच करते हैं अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब जो बंदा अपनी जॉब में इतना इन्वॉल्व है कि उसके साथ बहुत क्लोजली अपने आप को आइडेंटिफाई करता है और इस बात का बहुत ख्याल रखता है कि वो जॉब अच्छे तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इस एटीट्यूड को कहेंगे जॉब इन्वॉल्वमेंट। इसका फ़र्क जॉब सेटिस्फैक्शन से इस तरह है कि जॉब सेटिस्फैक्शन एक थोड़े जर्नल जॉब के बारे में एटीट्यूड है, जबकि
आपके जॉब इन्वॉल्वमेंट, जो आप काम कर रहे हैं, आपका जो वर्क है, जो आपको टास्क मिले हुए हैं, किसी के बैंक में है तो उसका डिफरेंट टास्क होगा, कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी में है तो उसका डिफरेंट टास्क होगा। तो उस जॉब से आप अपने आप को कितना साइकोलॉजिकली आइडेंटिफाई करते हैं और इस बात का कितना ख्याल रखते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, क्योंकि वो आपकी एक सेल्फ को एक सेटिस्फेक्शन देता है। इसको कहते हैं जॉब इन्वॉल्वमेंट, बीइंग इन्वॉल्व विद योर जॉब। यहीं पे एक और क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट। आपका ये बिलीव कि आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब में आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, आपकी वो जॉब कितनी मीनिंगफुल है और आपको कितनी इख्तियार हासिल है कि आप उस जॉब में खुद से फैसले कर सकें। ऑटोनॉमी बेसिकली मीन that you are allowed to make decisions regarding your job. Autonomy. जॉब मीनिंगफुलनेस, जॉब कितनी आपके लिए अहमियत रखती है, मीनिंगफुल है, आपके अपनी जॉब की कॉम्पिटेंसी के बारे में क्या ख्याल है, और ऑटोनॉमी, आपको कितना इख्तियार हासिल है, ये सारे बिलीव मिलके साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट का एटीट्यूड बनाते हैं। सो सबसे पहले आते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिव फीलिंग अबाउट जॉब, जॉब इन्वॉल्वमेंट, your identification with the job, which is important because it is, the performance is important for you because it is near to your self-worth. And psychological empowerment is the belief in the degree of influence over the job regarding your competency, your meaningfulness and autonomy. आप अगर एक काम कर रहे हैं और आप उस काम के हवाले से सोचते हैं कि अब जिस तरीके से आपको एक असाइनमेंट दी जाती है, अब अगर आपकी उस असाइनमेंट में साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट हाई है, इसका मतलब है कि आप सोच रहे हैं कि आई एम कॉम्पिटेंट टू डू दिस असाइनमेंट इज मीनिंगफुल, एंड द वे आई हैव टू डू दिस असाइनमेंट आई हैव गॉट अथॉरिटी टू डिसाइड दैट। यानी कि मैंने असाइनमेंट किस तरह करनी है, मैंने वर्ड में बनानी है, मैंने पावर पॉइंट में बनानी है, मैंने नेट पे किस तरह सर्च करनी है। आपको एक ऑटोनॉमी दी जाती है कि आपके बॉस को मतलब है काम से, ठीक है, तो उस काम को आपने परफॉर्म किस तरह करना है, दैट इज योर ऑटोनॉमी। तो दैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट एटीट्यूड एट द वर्क प्लेस। बहुत सारी रिसर्च इस साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट पे जब कंडक्ट की गई, जैसे एक सिंगापुर में नर्सिंग स्टाफ के ऊपर एक रिसर्च की गई, तो पता ये चला कि जो अच्छे लीडर होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करते हैं कि वो खुद से डिसीजन ले सकें और वो उस काम को अपनी मर्जी से बेहतर तरीके से जिस तरह वो कर सकते हैं वो कर लें। ये भी प्रीवियस रिसर्च से साबित हुआ है कि जिन एम्प्लॉयज़ की जॉब इन्वॉल्वमेंट हाई होती है और जिन एम्प्लॉयज़ की साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट हाई होती है, उनकी जॉब परफॉर्मेंस बेटर होती है। और ना सिर्फ जॉब परफॉर्मेंस, उनकी OCB, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, वो भी बेटर होता है। ये OCB क्या होता है, ये अगर आप अपना फर्स्ट चैप्टर रिकॉल करें कि एम्प्लॉयज़ की ये सोच कि हमने ना सिर्फ अपना काम पूरा करना है बल्कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना है बाय हेल्पिंग अदर्स। जिस तरह एक सिटीजन होता है एक कंट्री का, जो अपनी कंट्री के लिए सोचता है, इस तरह एक जो ऑर्गेनाइजेशन में आपका सिटीजनशिप बिहेवियर होता है वो सोचता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी कि आप अपना काम तो सही कर रहे हैं लेकिन आप उससे बढ़ के आप दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। ऐसी सोच आपकी, ऐसी प्लानिंग आपकी है कि आप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करें। मूविंग फॉरवर्ड, we have another major and very historical job attitude of organizational commitment। जैसे नाम से साबित है कि यहाँ जॉब के साथ नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी कमिटमेंट चेक हो रही है। It is defined as a state in which an employee identifies with a particular organization। जिस तरह हमने कहा था जॉब इन्वॉल्वमेंट में, that employee identifies him or herself with the job, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉय अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह आइडेंटिफाई करता है और उसके गोल्स के साथ अपने आप को कितना अलाइन करता है, उसकी ये ख्वाहिश कितनी ज़्यादा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन के रहे, इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता रहे। दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ये बहुत सटल डिफरेंस है, ये आप
इस पे इन चीज़ों पे ज़्यादा गहराई में गौर करेंगे, इसको अपनी डेली लाइफ के साथ अपने डिफरेंट, जैसे आपके घर के साथ कमिटमेंट डिफरेंट होती है और फैमिली मेंबर्स के साथ कमिटमेंट डिफरेंट होती है, और आपको घर में जो टास्क दिए जाते हैं उनके साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट होती है, और आप अपने जब घर में रह रहे हैं लोगों के साथ जो रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके साथ एक सेटिस्फेक्शन लेवल वो डिफरेंट चीज़ होती है, एक डिफरेंट डायमेंशन होती है एटीट्यूड की। तो इसी तरह आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जब जॉब कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी एक लेवल ऑफ कमिटमेंट क्या है, उसके 3 डायमेंशंस होते हैं। एक होता है इफेक्टिव, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इमोशनली कितने अटैच्ड हैं और उसकी जो वैल्यूज हैं उस पर कितना बिलीव रखते हैं। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं जो लोगों की हेल्प करती है, किसी भी तरीके से फाइनेंशियली हेल्प करती है, या हो सकता है आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बनी, तो आप, चूंकि आप खुद एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आप बिलीव करते हैं कि एनवायरनमेंट को सेव करना हमारी एक जिम्मेदारी है एक इंसान के तौर पे, तो पॉसिबल है कि आप उसके साथ इफेक्टिव कमिटमेंट रखें, बिकॉज आप उसकी वैल्यूज में बिलीव कर रहे हैं और आप उसके कॉज के साथ इमोशनली अटैच्ड हैं। फिर आ जाता है कॉन्टिन्यूएंस कमिटमेंट। उस ऑर्गेनाइजेशन से आपको माली फायदा मिल रहा है, फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है, और आपकी कमिटमेंट इसलिए है कि आपकी जो इकोनॉमिक वैल्यूज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो द परसीव्ड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू लीविंग इट इज द कॉन्टिन्यूएंस कमिटमेंट। अगर अच्छी पे मिल रही है और अगर उसको क्विट करने से आपकी फाइनेंसेस जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, तो आपकी ये होगी कॉन्टिन्यूएंस कमिटमेंट। एंड लास्ट इज योर नॉर्मेटिव कमिटमेंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको लगता है कि आप किसी मोरल या एथिकल ऑब्लिगेशन की वजह से आपको उस एम्प्लॉय के, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहना चाहिए। आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया हो जो प्रोजेक्ट आपकी जिम्मेदारी थी, वो प्रोजेक्ट, उसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेनिंग दी, अब ऑर्गेनाइजेशन ने आपके ऊपर इतना खर्चा किया, आपको ट्रेनिंग कराई, तो आप फील करते हैं कि ये आपकी मोरल या एथिकल ऑब्लिगेशन है कि आप उस एम्प्लॉयर को, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी छोड़ के ना जाएं। प्रीवियस रिसर्च से ये साबित हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट और जॉब प्रोडक्टिविटी में एक मॉडेस्ट किस्म का रिलेशनशिप है, ना बहुत स्ट्रॉन्ग ना बहुत वीक, एक मॉडेस्ट रिलेशनशिप है, स्पेशली जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। ये भी रिसर्च से साबित हुआ है कि जॉब इन्वॉल्वमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट का एम्प्लॉय की एब्सेंटीज़म और उनकी टर्नओवर के साथ भी एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। यानी आप जितने ऑर्गेनाइजेशन से कमिटेड हैं और जितनी आपकी जॉब इन्वॉल्वमेंट है, उतना आप कम एब्सेंट होंगे और कम जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की ख्वाहिश करेंगे। आजकल ज़्यादा जो ट्रेंड है ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट से बढ़ के वो है ऑक्यूपेशनल कमिटमेंट, यानी कि एम्प्लॉयज़ का जो जिस ऑक्यूपेशन में है, जैसे मेडिकल एक ऑक्यूपेशन हो गया, लॉ एक ऑक्यूपेशन हो गया, तो वो ऑक्यूपेशनल कमिटमेंट जो है उसका ट्रेंड आजकल ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट से ज़्यादा हो गया है। मैनेजर्स शुड अंडरस्टैंड दिस ट्रेंड एज वेल। थोड़ा सा डिफरेंट एटीट्यूड यहाँ पे डिस्कस करते हैं, विच इज़ परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। एम्प्लॉयज़ की ये सोच कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस हद तक हमें सपोर्ट करती है और हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करती है, और किस हद तक हमारी वेल बीइंग का ख्याल करती है। यानी कि वेल बीइंग, व्हाट डू मीन बाय वेल बीइंग? एम्प्लॉयज, जैसे हम कहते हैं जी हेल्थ इज वन एस्पेक्ट ऑफ वेल बीइंग, आपकी साउंड मेंटल स्टेट इज वेल बीइंग, आपकी एक अच्छी जहनी और जिस्मानी सेहत आपकी वेल बीइंग की अक्कासी करती है, इट रिप्रेजेंट्स योर वेल बीइंग। सो
परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कैसे हो सकती है? जिस तरह एक ऐसी माँ जॉब कर रही है जिसके छोटे बच्चे हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन एक चाइल्ड केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन अपनी एम्प्लॉयज़ को फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स दे रहे हैं ताकि वो अपने घर के काम को भी साथ साथ बैलेंस कर सकें, या एम्प्लॉयज़ को वो ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। इस तरीके के जितने भी पर्क्स होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो एक्स्ट्रा होते हैं, थोड़े से आपके रिवॉर्ड से हट के होते हैं, वो परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट में आ जाते हैं। इस तरह आपकी छोटी सी मिस्टेक को आपके सुपरवाइज़र इग्नोर कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, दिस इज़ आल्सो अ सुपरवाइज़र सपोर्ट, और वो आप परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट के ही टर्म के अंदर उसको कंसिडर करते हैं। सो हायर द रिवॉर्ड्स, और वो तो एम्प्लॉयज़ उससे मोटिवेट होंगे, लेकिन अगर आपकी ये सोच के रिवॉर्ड्स फेयर हैं या एम्प्लॉयज़ को भी डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता है, तो ये सब के सब डायमेंशंस आपके परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट को शो करेंगे। फिर एक ऐसे एटीट्यूड जिसके ऊपर आजकल काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, दैट इज़ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अच्छा, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी बड़ा कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक ज़्यादा वाइडर कंसेप्ट है। इसके अंदर 3 डायमेंशंस आ जाते हैं। एक तो आपकी इन्वॉल्वमेंट, जिसको हमने जॉब इन्वॉल्वमेंट कहा था, दूसरा आपका सेटिस्फैक्शन, और तीसरा आपका एंथुसियाज्म। अगर हम कहें कि इसके अंदर 3 डायमेंशंस हैं, एक इन्वॉल्वमेंट, एक सेटिस्फैक्शन और एक एंथुसियाज्म, तो ये बन जाएगा एम्प्लॉय एंगेजमेंट। मोर एंगेज्ड employees are with their job, more passionate they are about their work and the company. रिसेंटली एक स्टडी की गई ऑलमोस्ट 8000 बिजनेस यूनिट्स में, उनमें ये पता चला कि जिन बिजनेस यूनिट्स में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा एंगेज्ड हैं अपनी जॉब से, उन बिजनेस यूनिट्स में कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हाई है, और वो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं एज कम्पेयर टू वो एम्प्लॉयज़ जिनकी एंगेजमेंट लो थी। प्लस वो बिजनेस यूनिट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दे हैड अ लोअर लेवल ऑफ टर्नओवर। वहाँ पे लोग कम छोड़ के जा रहे हैं जॉब जहाँ पे एम्प्लॉय ज़्यादा एंगेजमेंट है। although दिस कॉन्सेप्ट इज़ न्यू, बट जो इसमें थोड़ी बहुत रिसर्च हुई है उससे ये पता चला है कि इसका अफेक्ट या रिलेशनशिप विद परफॉर्मेंस आउटकम्स। परफॉर्मेंस आउटकम्स कौन कौन से हमने देखे? हमने कहा कस्टमर सेटिस्फैक्शन परफॉर्मेंस आउटकम, प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस आउटकम, इस तरीके से एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस आउटकम। तो ये तमाम जो इंडिकेटर्स हमारे परफॉर्मेंस के हैं उसके एम्प्लॉय एंगेजमेंट के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। देन देयर इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आर दिस जॉब एटीट्यूड्स रियली डिस्टिंक्ट? क्या ये डिफरेंट है एक दूसरे से? एक्चुअली इन एसेंस दीज जॉब एटीट्यूड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, और इनकी रिलेशनशिप इनकी डेफिनेशन में ही है। आप जिस तरह देखें, जॉब एंगेजमेंट हमने जिक्र किया अभी लास्ट स्लाइड में। अब जॉब एंगेजमेंट या एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो है, इसके अंदर 3 डायमेंशन है, इन्वॉल्वमेंट, सेटिस्फैक्शन, एंथुसियाज्म। अब जॉब सेटिस्फैक्शन इसका मतलब है इस पार्ट ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जॉब इन्वॉल्वमेंट इस पार्ट ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा एम्प्लॉय एंगेजमेंट का विद जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट मेजर करें और उन्हीं एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फैक्शन मेजर करें, तो देयर इज़ अ चांस कि इनकी को रिलेशन काफ़ी हाई हो। सिमिलरली आप देखें परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, अब जो एम्प्लॉयज़ वो सोच रहे हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए बहुत सपोर्टिव है, तो देयर इज़ अ हायर चांस कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़्यादा कमिटेड भी हों। ठीक है, सो देयर इज़ अ हायर रिलेशनशिप एंड मैनेजर्स नीड टू अंडरस्टैंड। Then there is another question,
व्हाई सो मैनी जॉब एटीट्यूड्स? जब एक रिटेंडेंसी आ जाती है, एक जॉब एटीट्यूड्स जो है वो एक चीज को डिफाइन करें, तो हम दूसरे जॉब एटीट्यूड्स क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं? या इसको तो हम इस तरह कहेंगे कि एक ही कार के दो स्टीयरिंग व्हील्स क्यों? जब जॉब सेटिस्फेक्शन है तो जॉब एंगेजमेंट क्यों? सो द क्वेश्चन इज, द आंसर इज कि ओबी रिसर्चर्स हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि ऐसी नई से नई डायमेंशंस एक्सप्लोर की जाए जिससे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस को इन्हांस किया जाए। इसी वजह से वो एग्जिस्टिंग एटीट्यूड में से नए एटीट्यूड्स बनाते रहते हैं, एडिंग सम डिफरेंट डायमेंशंस। और बावजूद इसके कि देयर इज एन ओवरलैप, देयर इज आल्सो अ डिस्टिंक्शन, और वो डिस्टिंक्शन बहुत डीप एक्सप्लोर करना पड़ता है उसको जाके कि भाई कहाँ डिस्टिंक्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि जॉब एंगेजमेंट न्यू एटीट्यूड है, लेकिन पता ये चला कि जॉब एंगेजमेंट का परफॉर्मेंस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है एज कम्पेयर टू जॉब सेटिस्फैक्शन। although still job satisfaction is the most important job attitude, क्योंकि बड़ा जेनेरिक किस्म का एटीट्यूड है, लेकिन उसकी वजह नए से नए एटीट्यूड्स लाने की इसीलिए यही होती है कि हम ज़्यादा और बेहतर तरीके से बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकें। Since this knowledge of employer attitudes are helpful for managers to make an attempt to predict employee behaviors, so what is the way these attitudes can be measured? The best way is the attitude surveys. You can administer these attitude surveys to your employees to assess their job attitude. अब ये एटीट्यूड सर्विस क्या होती है? इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे my job makes the best use of my abilities, I am satisfied with my job, I am satisfied with the वर्कलोड ऑन माई जॉब। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन जब हम एम्प्लॉय से पूछते हैं तो डिफरेंट किस्म के एटीट्यूड जो है वो मेजर किए जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द प्राइमरी जॉब एटीट्यूड इज द जॉब सेटिस्फैक्शन। अच्छा, ये जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो सिर्फ ये नहीं कि एक ही टाइप है जॉब सेटिस्फैक्शन की, उसकी भी डायमेंशंस हो सकती हैं। यानी कि आप जॉब सेटिस्फैक्शन में ही रहते हुए आप कह सकते हैं कि आई एम सेटिस्फाइड विद द ओवरऑल जॉब, या ये भी हो सकता है कि आप कहें कि आई एम सेटिस्फाइड विद द सैलरी ऑन माई जॉब, या आप ये कहें कि आई एम सेटिस्फाइड विद the type of work I'm doing on my job। तो ये satisfaction एक journal attitude है। You can be satisfied with your life as well। तो job satisfaction है, life satisfaction है, इस तरह आपकी family satisfaction है, इस तरह your जब हम satisfaction का word use करते हैं तो it's your you know how much you have positive feeling about something in life। ठीक है, तो अब ये जॉब सेटिस्फैक्शन का जैसे इसने बताया कि इट्स अ ब्रॉड टर्म इन्वॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल समेशन ऑफ नंबर ऑफ डिस्क्रीट जॉब एलिमेंट्स। तो डिफरेंट जो डायमेंशंस होती हैं जॉब की, उसके बारे में आपकी जो एक फीलिंग है वो जॉब सेटिस्फैक्शन है। इस तरह हम कैसे मेजर कर सकते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन को? एक तो तरीका है विच इज सिंगल ग्लोबल रेटिंग, कि भाई एक क्वेश्चन पूछ लें, आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब? ये बहुत अच्छा तरीका है। इसका फ़ायदा तो ये है कि आप एक ही क्वेश्चन एडमिनिस्टर करें और बहुत सारे एम्प्लॉय से उसका आंसर ले लें, और ये इतना एक वाइड कॉन्सेप्ट है कि इसका आंसर भी अच्छा आ सकता है। फिर एक समेशन का तरीका है कि आप डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में पूछें। जिस तरह आप पूछें आप सेटिस्फाइड हैं, और आप उसमें एक लिकट स्केल बना लें फ्रॉम हाईली डिससेटिस्फाइड टू हाईली सेटिस्फाइड, और उनका एक वो डिफरेंट फेसेट्स क्या हो सकते हैं। जिस तरह आप पूछ सकते हैं कि आप अपने नेचर ऑफ वर्क के साथ सेटिस्फाइड हैं, अपने सुपरवाइजर के साथ सेटिस्फाइड हैं, अपनी पे से सेटिस्फाइड हैं, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी से सेटिस्फाइड हैं, अपनी इन्वायरमेंट से सेटिस्फाइड हैं, अपने और क्या अपने को वर्कर्स से सेटिस्फाइड हैं। तो डिफरेंट सेटिस्फैक्शन की डायमेंशंस के बारे में पूछ के और आप उनको ओवरऑल सम कर लें, तो ये भी तरीका होता है टू मेजर द जॉब सेटिस्फैक्शन। आज तो आजकल सिंगल ग्लोबल रेटिंग
जब आपने एज अ मैनेजर जब आपने जॉब सेटिस्फेक्शन करनी है तो ये ज़्यादा इसका ट्रेंड है, लेकिन अगर आपने रिसर्च में जॉब सेटिस्फेक्शन मेजर करनी है तो देन समेशन स्कोर हैज़ मोर ट्रेंड। फिर यहाँ पे ये एक और क्वेश्चन आता है कि क्या लोग जनरली सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब में। ये भी रिसर्च से साबित हुआ है कि जॉब सेटिस्फेक्शन डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज और डिफरेंट सोशल स्टेटस के लोगों के लिए डिफरेंट होती है, क्योंकि इसका सिचुएशन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अब जिस तरह जॉब सेटिस्फेक्शन का सैलरी या पे के साथ उन लोगों के लिए ताल्लुक है जो पुअर है, लेकिन वो लोग जो एक ख़ास लेवल से ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाने से भी जॉब सेटिस्फेक्शन पे असर नहीं पड़ता। जैसे ये बुक में मेंशन है कि जो लोग $40,000 ये यूएसए में रिसर्च है उससे ज़्यादा तनख्वाह जब लेना शुरू हो जाते हैं तो एक मिनिमम लेवल है, उसके बाद पे और जॉब सेटिस्फेक्शन का ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। फिर आप जितनी पे बढ़ाएं जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ेगी, फिर बाकी फैक्टर्स आ जाएंगे जो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्पैक्ट करेंगे। सो नतीजा ये कि मनी मे ब्रिंग हैप्पीनेस बट नॉट नेसेसरीली जॉब सेटिस्फेक्शन। और यहाँ से ये भी पता चला कि हैप्पीनेस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन आर नॉट द सेम थिंग। Happiness is a different feeling. Job satisfaction is your feeling of feeling towards your job. Happiness is a general state of mind. ठीक है, तो ये बिल्कुल ये ना समझें कि आप जितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं उतने आप हैप्पी भी होंगे। इसकी बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते, ये बहुत साइकोलॉजिकल टर्म्स जो हैं फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि जॉब सेटिस्फेक्शन का पे के साथ थोड़ा डिफरेंट किस्म का रिलेशनशिप है। फिर पर्सनैलिटी जो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे उसका भी जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ एक गहरा ताल्लुक है। कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स ऐसी हैं जैसे जो जिनको हम नेगेटिव कहते हैं, वो नेगेटिव पीपल जो हैं वो अपनी जॉब से जनरली सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन कुछ पॉजिटिव पर्सनैलिटी टाइप्स हैं देखा गया है कि वो लोग अपनी जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। सो यू विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर portion when we will study the personality. When employees like their job or are satisfied with their job, there are different consequences, different behavior. When employees are dissatisfied with their job, there are different consequences. तो ये एक हमारे पास एग्जिट, वॉइस, लॉयल्टी, निगलेक्ट फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क हमें हेल्प करता है ये बीइंग अ मैनेजर ये अंडरस्टैंड करने में कि जब एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड हैं तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। 4 रिस्पॉन्सेज पॉसिबल हैं एम्प्लॉयज के जब वो डिससेटिस्फाइड है अपनी जॉब से, और हम उनको 2 डायमेंशंस के ऊपर स्टडी करते हैं। एक डायमेंशन है एक्टिव एम्प्लॉयज और पैसिव एम्प्लॉयज, यानी एक्टिव रिस्पांस एंड पैसिव रिस्पांस, और एक है कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस और डिस्ट्रक्टिव रिस्पांस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब वो एम्प्लॉयज जो एक्टिव हैं लेकिन डिस्ट्रक्टिव रिस्पांस देना चाहते हैं उनका ज़्यादातर बिहेवियर होता है एग्जिट, यानी उनकी कोशिश ये होती है वो एक्टिव भी हैं और डिस्ट्रक्टिव रिस्पांस भी देना चाहते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि आप जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उस ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर दें। बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉयज एक्टिव हैं यानी जॉब से डिससेटिस्फैक्शन के हम 4 रिस्पॉन्सेज स्टडी कर रहे हैं 2 डायमेंशन पे, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव होते हैं जो ज़्यादा जल्दी बिहेव कर लेते हैं, कोई भी एक्शन कर जाते हैं। पैसिव होते हैं जो बैकफुट पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा वो बहुत बड़ा स्टेप नहीं उठा सकते। कंस्ट्रक्टिव इज़ अ पॉजिटिव, डिस्ट्रक्टिव इज़ अ नेगेटिव डायमेंशन। तो जो एक्टिव हैं और कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं साथ, वो उनका वॉइस बिहेवियर होता है। वॉइस बिहेवियर मीन्स एक्टिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली अटेम्प्ट टू इम्प्रूव कंडीशन। वो क्या करते हैं कि वो आगे बढ़ के सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट देते हैं, अपने सुपरवाइजर से डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ही लोग होते हैं जो यूनियन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, यूनियन एक्टिविटीज़, राइट।
सो एक्टिव डिस्ट्रक्टिव एग्जिट बिहेवियर, एक्टिव कंस्ट्रक्टिव वॉइस बिहेवियर, डिससेटिस्फैक्शन के ये रिस्पॉन्सेस हैं। आगे चलें तो निग्लेक्ट। ये निग्लेक्ट क्या है? जब पैसिव हो, यानी कि बहुत कोई बड़ा स्टेप ना ले सके लेकिन डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी करना चाहें, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये वेट करते हैं कि कंडीशंस जो हैं वो ख़राब हों, इनसे गलतियां हों, एफर्ट्स अपनी कम कर देते हैं, अपने काम में एरर्स बढ़ा देते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, डेडलाइंस नहीं मीट करते, तो इसको कहते हैं पैसिव एंड डिस्ट्रक्टिव। एंड फोर्थ इज पैसिव एंड कंस्ट्रक्टिव। ये लोग डिससेटिस्फाइड तो जरूर है जॉब से, लेकिन ये ऑप्टिमिस्टिकली वेट करते हैं कि कंडीशंस जो हैं वो बेटर हो जाए। अच्छा, अब ये एक्टिव कंस्ट्रक्टिव की तरह वॉइस बिहेवियर ये बोलते नहीं हैं, ये चुप बैठे रहते हैं, लेकिन ये चूंकि लॉयल है, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना नहीं चाहते, तो ये क्या करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के कंडीशंस को बेहतर होने का इंतज़ार करते हैं। और ना सिर्फ इंतजार करते हैं, समटाइम्स ये लोग ऑर्गेनाइजेशन के हक में बात भी करते हैं कि यार थोड़ा टाइम है, प्रॉब्लम आई हुई है, प्रॉब्लम गुजर जाएगी। सो दीज आर 4 रिस्पॉन्सेज बिटवीन if someone is dissatisfied with their job। आप इसको अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो आपने यूनियन एक्टिविटीज या एम्प्लॉयज ग्रीवेंस का जो चैप्टर पढ़ा था या टॉपिक पढ़ा था, उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि बीइंग अ मैनेजर हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉयज अपनी जॉब की डिससेटिस्फैक्शन की वजह से कौन सा इनमें से बिहेवियर रिस्पॉन्स अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर कोई एम्प्लॉय है जो ठीक से काम नहीं कर रहा, डेडलाइंस नहीं मीट कर रहा, one of your thought should be कि probably that employee is dissatisfied with the job, तो वो अपने dissatisfaction की वजह से वो neglect behavior शो कर रहे हैं। जिस तरह हमने परसेप्शन के चैप्टर में डिस्कस किया कि हम हमेशा हर चीज़ के बारे में एक राय कायम करते हैं, तो अगर हम बायस्ड हैं, हो सकता है हम एक रॉन्ग परसेप्शन बना लें कि दैट पर्सन बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक कम्युनिटी और दैट पर्सन बिलोंग्स टू सम जेंडर जिसकी वजह से वो काम कर रहा है, तो ये हमारी रॉन्ग परसेप्शन भी हो सकती है। तो हमें अपनी परसेप्शंस को बेहतर रखने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को अपने एटीट्यूड्स को भी देखना पड़ता है कि भाई उनके एटीट्यूड्स किस वजह से वो ये बिहेवियर इनका शो हो रहा है। नाउ लेट्स डिस्कस द आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन का जॉब परफॉर्मेंस के साथ जो रिलेशनशिप है वो रिसर्चर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ भी सामने आई जिसमें जॉब परफॉर्मेंस का, जॉब सेटिस्फैक्शन का जॉब परफॉर्मेंस के साथ रिलेशनशिप काफ़ी वीक भी आया। लेकिन रिसेंटली ऐसी स्टडीज़ भी सामने आई जिसमें ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी प्रूव हुआ। और ना सिर्फ ये, टू वे रिलेशनशिप, इवन जॉब परफॉर्मेंस हाई होने की वजह से लोगों की जॉब सेटिस्फैक्शन हाई होती भी देखी गई। सो द कॉजेलिटी, यानी पॉसिबल है कि जॉब परफॉर्मेंस भी जॉब सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करे, और ये भी पॉसिबल है कि हायर इज योर जॉब सेटिस्फैक्शन, हायर और बेटर इज योर जॉब परफॉर्मेंस। लॉजिकली जॉब सेटिस्फैक्शन का OCB, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, आप चैप्टर नंबर 1 में रेफर करें इसकी डेफिनेशन के लिए, इनका आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सो जो एम्प्लॉय ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, दे आर मोर लाइकली टू टॉक पॉजिटिव अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, they are more likely to help others, and they are more likely to go beyond the normal expectations to do their job। जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो उससे बढ़ के करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर का एक एट्रीब्यूट है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन का पॉजिटिव रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर के साथ। देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। सो देखा गया है कि जो फ्रंट लाइन के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कस्टमर्स के साथ डील कर रहे होते हैं,
उनकी सेटिस्फेक्शन की वजह से कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन और कस्टमर की लॉयल्टी जो है वो इंक्रीज होती है। और जॉब सेटिस्फेक्शन का एब्सेंटीज्म के साथ एक मॉडरेट रिलेशनशिप है। मॉडरेट रिलेशनशिप का मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं वो अपनी जॉब से कम एब्सेंट होते हैं, और आपको पता है कि अगर एम्प्लॉय कम एब्सेंट हो तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। वंस अगेन टर्नओवर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। जो लोग छोड़ के जाते हैं, छोड़ के जाना चाहते हैं, तो सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज आर लेस लाइकली टू क्विट, which means more the satisfaction, less is the organizational cost to hire new employee। लेकिन इसके अंदर कुछ मॉडरेटिंग वेरिएबल्स भी हैं। एक इम्पॉर्टेंट मॉडरेटर जो जॉब सेटिस्फेक्शन और टर्नओवर के दरमियान में है वो है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। एविडेंस से ये पता चला कि जिन एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस बेटर होती है वो अपनी जॉब कम छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं जॉब से। वो ज़्यादा क्यों सेटिस्फाइड होते हैं कि जिन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बेटर होती है उनको मैनेजमेंट ज़्यादा कोशिश करती है, ज़्यादा बेनिफिट्स देती है, उनको रिटेन करने की ज़्यादा कोशिश करती है। सो परफॉर्मेंस इज़ द मॉडरेटर बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड टर्नओवर। यानी कि अगर आप जॉब सेटिस्फेक्शन और टर्नओवर का ग्राफ बनाएं, टर्नओवर यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे टर्नओवर, तो जब जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो रही है इसका ग्राफ बनेगा नेगेटिव। तो जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो रही है टर्नओवर डिक्रीज हो रही है। अच्छा, ये हो सकता है लो परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज के लिए हो, और अगर हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज हैं तो जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होने से टर्नओवर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इसका स्लोप और ज्यादा स्टीप है। तो हो सकता है ये हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज के लिए ये वाला ग्राफ बने। तो हम कह सकते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन और टर्नओवर का जो आपस में रिलेशनशिप है उसके दरमियान ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, OP मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इज एन इम्पॉर्टेंट मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल एक्शंस टेकन टू रिटेन हाई परफॉर्मेंस एंड टू वीड आउट लोअर परफॉर्मेंस, इस पे इफेक्ट करता है। फिर टेन्योर का इस पे इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का इसके ऊपर इम्पैक्ट है कि लोग अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन की वजह से छोड़ के जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। अगर आप मजबूर हैं, जैसे आजकल की सिचुएशन आप देख लें कि अगर किसी के पास जॉब है तो वो तो कभी भी नहीं छोड़ेगा उसको, वो चाहे जितना सेटिस्फाइड हो, जितना डिससेटिस्फाइड हो, इस टाइम की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपको अलाउ ही नहीं करती कि आप अपनी जॉब छोड़ें। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास जॉब्स ही नहीं है, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, तो जिसके पास जॉब होगी वो क्यों सोचेगा कि मैं उस जॉब को छोड़ के जाऊँ। So economic environment is a very important moderator to determine the relationship between job satisfaction and turnover. And in outcomes of job satisfaction, workplace deviance behavior, इसका क्या रिलेशनशिप है? तो ये भी एविडेंस से पता चला कि वो एम्प्लॉयज जो डिससेटिस्फाइड होते हैं अपनी जॉब से, they are more likely to unionize, abuse substances यानी मंशियात या ड्रग्स का इस्तेमाल, स्टील करना, बिटार्डी एंड विदड्रॉ। यानी कि वो लेजी हो जाते हैं। जिस तरह हमने अभी अपने पीछे एक ग्राफ में देखा पिछली स्लाइड्स में कि जो एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड होते हैं अपने जॉब से वो 4 टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उन 4 टाइप्स ऑफ बिहेवियर में से अगर मैं उसको स्क्रॉल बैक करूं, आप यहाँ पे देखें कि कुछ एम्प्लॉयज वो इस तरह यूनियनाइज्ड एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, कुछ टर्नओवर बिहेवियर में चले जाते हैं, कुछ निगलेक्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे निगलेक्ट में वो लेजी भी हो सकते हैं, जिसे हम टार्डीनेस कहते हैं, या निगलेक्ट में वो काम को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक डेविएंट एम्प्लॉय जो डिससेटिस्फाइड है वो डेविएंट बिहेवियर शो कर सकता है। अब एंड पे ये बात यहाँ पे डिस्कस हुई है कि बावजूद इसके
कि इतना ज़्यादा रिसर्च ये बताती है कि जॉब सेटिस्फेक्शन का बहुत गहरा इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के साथ। बहुत सारे मैनेजर्स इसको बारे में सोचते ही नहीं, और ये एक हैरत अंगेज बात है कि मैनेजर्स का चूंकि ज़्यादा ट्रेंड होता है प्रॉफिट्स को देखने में, लॉस को देखने में। जब ऑर्गेनाइजेशन को कोई लॉस होती है या कोई फाइनेंशियल इशू आता है तो सबसे पहले ऐसी कोई प्लानिंग की जाती है, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि एम्प्लॉयज़ को नुकसान पहुंचे, एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट हो, एम्प्लॉयज़ के पर्क्स कम हो, और उससे होता ये है कि एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, और फिर जब वो डिससेटिस्फाइड होते हैं तो इन टर्न उनकी परफॉर्मेंस और कम हो जाती है। तो एक लॉस स्पाइरल में चली जाती है ऑर्गेनाइजेशन अगर मैनेजर्स जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते। हमारी स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयज सेंटर्ड नहीं होती जब, तो फिर उनकी डिससेटिस्फेक्शन हाई होती है और उसका नुकसान एंड पे किसको पहुंचता है? ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज़ क्लियर दैट जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ नॉट अ यूएस कॉन्सेप्ट। ये पूरे मुल्कों में हर जगह पे ये कॉन्सेप्ट चलता है। Although most of the research has been carried out in US, but very recently अब ये ट्रेंड है, इवन पाकिस्तान में भी रिसर्च की गई है इसके ऊपर रिसेंटली, और इसका बहुत इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स के ऊपर। ठीक है, कुछ कल्चर्स ऐसे हैं कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं अपनी जॉब के साथ। कुछ कल्चर्स ऐसे हैं कि जहाँ पे वो कम सेटिस्फाइड होते हैं लेकिन जॉब छोड़ नहीं रहे होते। जिस तरह वेस्टर्न वर्कर्स हैं, they appear to be more satisfied than in eastern cultures, लेकिन even then they may be retaining their job। तो dissatisfied employee जब जॉब कर रहा होता है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ऑफ कोर्स एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। So what we learned in this chapter? Managers should watch employees attitude। Why they need to watch employee attitude? जब आप एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड्स को मॉनिटर करते रहते हैं तो आपको पोटेंशियल इश्यूज और प्रॉब्लम्स का पता चलता है। और इसलिए भी ज़रूरी है मैनेजर्स के लिए एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड्स, यानी कि वो अपनी जॉब या अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपने काम के बारे में क्या एवेल्यूएट कर रहे हैं, उनका क्या उसके बारे में कॉग्निटिव थिंकिंग क्या है, उनका बिलीव्स क्या है उसके बारे में, या उनकी फीलिंग क्या है, या उनके बिहेवियरल इंटेंशन क्या है, क्योंकि उनका उनके एक्चुअल बिहेवियर के साथ रिलेशनशिप है। मैनेजर शुड ट्राई टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जनरेट पॉजिटिव जॉब एटीट्यूड्स। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज दे रिड्यूस ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट by lowering the turnover, absenteeism, tardiness, theft and increasing OCP। and of course हमने ये भी देखा कि उसका प्रोडक्टिविटी के साथ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के साथ भी गहरा ताल्लुक है। and focus on the intrinsic part of the job, that is make work more challenging and interesting। पे ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा पे और आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन का एक प्रिडिक्टर हो या जॉब सेटिस्फेक्शन को प्रिडिक्ट करे। जॉब की टाइप पे डिपेंड करता है, इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, पर्सनैलिटी भी इसमें पार्ट प्ले करती है। तो जब हम एक पूरा जिक्सा पजल सॉल्व कर लेंगे डिफरेंट डायमेंशंस को पढ़ के, जिससे हमने पहले परसेप्शन को पढ़ा, कि इसी तरीके से आज हमने एटीट्यूड पढ़ा, उसके बाद हम मूड्स एंड इमोशंस को स्टडी करेंगे, फिर पर्सनैलिटी को स्टडी करेंगे, मोटिवेशन को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। सो दैट वाज ऑल अबाउट एटीट्यूड। इसको आप जरा ध्यान से एक दफ़ा गो थ्रू कीजिएगा, स्लाइड्स को भी बुक में से भी पढ़ लें तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। थैंक यू।